देखिए, प्रधानमंत्री ने कल रात में नई पार्लियामेंट की जो बिल्डिंग तामीर हो रही है, कंस्ट्रक्ट हो रहा है, उसका जाकर उन्हें मुआयना किया। मेरा मानना यह है कि भारत के संविधान के लिहाज से हमारे मुल्क में थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स है और सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के मुताबिक वो बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है संविधान के। और थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स का मतलब ये है कि एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर के काम में मदाखलत नहीं करेगा, ना जुडिशरी के, सब इंडिपेंडेंट काम करेंगे। तो प्रधानमंत्री जो है वो संविधान के लिहाज से थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स के लिहाज से एग्जीक्यूटिव का हिस्सा हैं। अगर प्रधानमंत्री सिर्फ अकेले जाकर नई पार्लियामेंट की बिल्डिंग जो कंस्ट्रक्ट हो रही है उसका मायना करेंगे, इंस्पेक्ट करेंगे, तो मेरा मानना है वो गलत था। क्यों गलत था? क्योंकि वो थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स के ख़िलाफ़ उनका ये स्टेप है। दूसरा, उस हाउस का जो कस्टोडियन है वो स्पीकर है, स्पीकर ऑफ लोकसभा, वो उनके साथ क्यों नहीं थे? ये ऐसी जगह नहीं है कि प्रधानमंत्री निकलकर राष्ट्रपति की रोड का मायना कर लें। प्रधानमंत्री वो कर सकते हैं, मगर जब आप पार्लियामेंट के अंदर जा रहे हैं तो पार्लियामेंट स्पीकर के तहत आता है, चाहे वो प्रधानमंत्री हो चाहे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हो। वहाँ की जिम्मेदारी, वहाँ का कस्टोडियन स्पीकर है। प्रधानमंत्री अकेले क्यों गए? स्पीकर को बुलाना चाहिए था, स्पीकर उनके साथ होना चाहिए था। तो इसलिए हमने कहा कि वो थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स के, उनका जो विजिट करना वो थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स के खिलाफ जाता है। स्पीकर होते हैं वहाँ पर, स्पीकर को बुलाते, स्पीकर साहब उनके आने पर उनका इस्तकबाल करते। बस स्पीकर ही नहीं है तो फिर स्पीकर, पार्लियामेंट का जिम्मेदार तो स्पीकर है ना, तो स्पीकर ही नहीं है वहाँ पर। तो इसीलिए हमने कहा कि थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स के प्रधानमंत्री का विजिट उसके खिलाफ है। ये डुगले हैं, नंबरी डुगले हैं, इंटेलेक्चुअल करप्ट हैं। इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी इन लोगों में है कि महाराष्ट्र के चुनाव में बीजेपी के डाइस से दोनों पुकार रहे थे असदुद्दीन ओवैसी के खिलाफ। दोनों पुकार रहे थे कि ओवैसी को रोको, ओवैसी को रोको, ये एंटी नेशनल है। और जब उद्धव ठाकरे को मुख्यमंत्री बनाने का टाइम आया तो फौरन जाकर कांग्रेस और एनसीपी से निकाह कर लिए। कांग्रेस भी हमको गाली दे रही थी कि बीजेपी और शिवसेना का मुख्यमंत्री मत होने दो, ओवैसी को मजलिस को वोट मत दो। तो वो क्या था, इतने साल वो बीजेपी के साथ थे। 2014 में आपने नहीं जिताया मोदी को, इनको शर्म नहीं आती इस तरह का झूठ बोलते हुए। 2014 में आपने मोदी को भारत का प्रधानमंत्री बनाया। आपने हर इलेक्शन में मोदी के कैंपेन में हिस्सा लिया। 2002 में जब गुजरात जल रहा था तो तुम्हारा उस वक्त का लीडर क्या कह रहा था मोदी के बारे में? तो ये लोगों की ये लोग इंटेलेक्चुअली और मॉरली करप्ट हैं, बैंक करप्ट हैं, इसीलिए ये बकवास करते रहते हैं। सच्चाई से इसका कोई ताल्लुक नहीं। सर, ये आरोप आप पे पहली बार नहीं लगा, इसके पहले भी कई बार आप हाँ लगते रहते, हम पे लगता रहेगा और हमको इसकी कोई परवाह नहीं है। ये तमाम के तमाम जो इल्ज़ामात लगा रहे वो बौखलाहट का शिकार हो चुके हैं, परेशान हैं, इनको समझ में नहीं आ रहा। और मैं आपको बता रहा हूँ कि एक दिन आएगा दोबारा शिवसेना बीजेपी के साथ गोद में बैठ जाएगी। सर, आप तेलंगाना के मुसलमानों के हालात पे आज एक सेमिनार किया है यहाँ पे, और यहाँ आपको ये बात उठानी पड़ी कि सरकार को आप समर्थन करते आए हैं, दूसरे टर्म में सरकार को समर्थन कर रहे हैं, उस सरकार तक उसके कान में बात पहुँचाने के लिए आपको इस तरह का सेमिनार करना पड़ रहा है। और आप असेंबली में बात उठाने की बात कर रहे हैं कि दलित बंधु की तरह मुसलमानों को दिया जाए। जब दलित बंधु का फॉर्मेट बन रहा था या दलित बंधु में जो चीज़ें तैयार हो रही थी, उस समय भी आप ये बात उठा सकते थे। और सरकार चूँकि आपको मैं बता रहा हूं कि जब चीफ मिनिस्टर ने ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई थी दलित बंधु की स्कीम के बारे में, तो उस ऑल पार्टी मीटिंग में हमारे एमएलए ने इस दलित बंधु स्कीम का वेलकम किया
और साथ में ये भी कहा कि मुसलमान और दीगर जो सेक्शंस ऑफ सोसाइटी ओबीसी के, उनको भी इस तरह की मदद करनी चाहिए। आज हमने ये सेमिनार करके ये बताया है कि तेलंगाना में पॉवर्टी की बुनियाद पर दलितों को ये स्कीम दी जा रही है। मैं जो समझता हूँ कि एक रेवोल्यूशनरी स्टेप केसीआर ने लिया तेलंगाना में, मगर मुसलमानों का तेलंगाना में पोजीशन ये है कि अर्बन एरियाज़ में 57% मुसलमानों के पास ज़ाती घर हैं, जबकि हमारे हिंदू भाइयों का 73% है। और मुसलमान जो है टोटल एम्प्लॉयज़ तेलंगाना में 7% है, आईएएस आईपीएस और उसमें सिर्फ 3% है, और पॉवर्टी जो है 9% तेलंगाना के मुसलमान जो है बीपीएल हैं। तो हमने ये बताया है कि तेलंगाना में करीब 8,80,000 मुसलमानों के हाउस होल्ड हैं, और इकोनॉमिस्ट, सोशल साइंटिस्ट और एक्सपर्ट्स ने ये बताया है कि कम से कम मिनिमम 1% मुसलमान तेलंगाना के एब्जेक्ट पॉवर्टी में ज़िंदगी गुजार, यानी करीब 9,000 हाउस होल्ड। तो हमने चीफ मिनिस्टर का वेलकम किया। सीएम ने भी कहा कि और दीगर समाज के लोगों को भी स्कीम एक्सटेंड की जाएगी। हम ये चाह रहे हैं कि अपना केस बिल्ड करें कि मुसलमान को इसी तरह स्कीम क्यों मिलना, क्योंकि ये एम्पिरिकल डेटा है। इसीलिए हमने आज ये फैसला लिया, और हमारे एमएलए तेलंगाना के समय बोलेंगे तेलंगाना में 8.5 लाख मुसलमानों के घर हैं, जिसमें से मिनिमम 1% लोग जो है बीपीएल आते हैं। तो उनको अगर आप देंगे 10 लाख एक मेंबर को, तो 900 करोड़ का स्टेट के ऊपर फाइनेंशियल बर्डन होगा। जबकि खुद मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी का बजट यहाँ पर जो पूरे देश में अगर आप देखें कहीं इतना बड़ा बजट नहीं है, 1600 करोड़ बजट है। तो हम ये भी कह रहे हैं कि चीफ मिनिस्टर उसको उस 10 लाख को आप 2 साल में दीजिए, मगर ये देना ज़रूरी है, क्योंकि गरीबी से आवाम को उठाने के लिए, उनका एक एसेट क्रिएट करने के लिए, और पूरी दुनिया में इस तरह का जो फंड ट्रांसफ़र हुआ है, ये तो एक्सपर्ट भी मानते हैं। तो हम तो वेलकम करें दलित बंधु को। और चीफ मिनिस्टर ने कहा कि दीगर सोसाइटी के, रिलीजियस के हो या ओबीसी के लोगों को भी दिया जाएगा। हम यार देना, तो इसीलिए हमने अपना केस बिल्डअप किया, डेटा जमा किया, इकोनॉमिस्ट को बुलाया और उन्होंने दिया। हम तो अपनी बात रखें। लेकिन आप पुरजोर तरीके से अपनी बात नहीं रखते जब जहाँ तक तेलंगाना सरकार की बात आती है। ये नहीं अब डाटा तो सही है, अरे इस प्रकार से बात को रखना चाहिए, आप उन पे प्रेशर नहीं डालते हैं। अरे देखिए, पूरे देश में अगर कहीं पर 60,000 मुसलमान बच्चे रेजिडेंशियल स्कूल में पढ़ रहे हैं, बच्चे और बच्चियां, बताओ कौन से देश में कौन सी स्टेट में पढ़ रहे हैं? बताओ। तेलंगाना में पढ़ रहे हैं 30,000 बच्चे रेजिडेंशियल स्कूल में फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ रही हैं। कौन से स्टेट में पढ़ रहे हैं बताओ? इसमें एमआईएम का कंट्रीब्यूशन नहीं है। सुनिए, माइनॉरिटी मिनिस्ट्री के बजट 1600 करोड़ रुपये है। कंट्री में कितना है? 2300 करोड़ रुपये है। अरे ये तो काम कर रहे हैं ना यहाँ पर। आपको उम्मीद है कि मुस्लिम बंधु भी लाएंगे? हम गवर्नमेंट से रेकमेंड करेंगे, गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करेंगे, हम डेटा के साथ बात करेंगे ना, एम्पिरिकल डेटा देंगे और सरकार उसको देखेगी। जब बैकवर्डनेस, पॉवर्टी, ज़मीन, रूरल एरियाज़ में कितने मुसलमानों के पास कितनी ज़मीन है, 57% अर्बन एरिया में मुसलमान ज़ाती घर में रहते हैं। तो ये सब डेटा है, जमा किए हम गवर्नमेंट को देंगे, कंपेलिंग केस हम बनाएंगे ताकि सरकार इस पर गौर करे, उसको एक्सेप्ट करे। सर 2000 करोड़ जब एक असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी को अलॉट किया जा रहा है, 2000 करोड़ किसको? एक कॉन्स्टिट्यूंसी में अलॉट हो रहा है और वो पॉलिटिकल, हाँ बिल्कुल। नहीं, देखिए, जहाँ तक केसीआर का मामला है, केसीआर के दिमाग में आप कोई बात बिठा दो, उसको पूरा करते। तो हमारा काम ये है कि जाकर उनको, हम पूरे लोग जाएंगे, ये डेटा देंगे और उनको बताएंगे कि तेलंगाना की और प्रॉस्पेरिटी के लिए, तेलंगाना की मजबूती के लिए जो एक रेवोल्यूशनरी स्कीम का उन्होंने आगाज़ किया है दलितों के लिए, उसको मुसलमानों को ही मिले, ओबीसी को भी मिले, शेड्यूल ट्राइब को ही मिले, सबको मिले। क्योंकि पॉवर्टी, देखिए हम क्या बोल रहे हैं, हम क्या पूरे मुसलमान को नहीं बोल रहे हैं। अब आप लोग चला देंगे सुबह शाम में 6 बजे 9 बजे से। हम क्या कह रहे हैं कि 8.5 लाख मुस्लिम हाउस होल्ड तेलंगाना में है, जिसमें से 1% हाउस होल्ड जो है वो बिलो पॉवर्टी लाइन है, मिनिमम। वैसे तो 2% भी हो सकता है, मगर हम कह रहे हैं मिनिमम। और उसके लिए आप 900 करोड़ रुपए दो, 1600 करोड़ तो बजट है।
अगर आप 1 साल में नहीं दे सकते 2 साल में दीजिए, मगर हम ये चाह रहे हैं कि बेनिफिट सबको मिले और मिलना भी चाहिए। सर अभी रिसेंटली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूएस गए थे, जहाँ पे जो बाइडेन और कई सारे बाकी टॉपिक्स पे भी बातचीत हुई थी, तो उस पर आप क्या कहना चाहते हो? टेररिज्म पे भी बातचीत हुई थी। अभी रिसेंटली अफगानिस्तान में जो सिचुएशन देखी गई थी, यूएस भी उसको एंटरटेन नहीं कर रहा है, तो आप क्या डीलिस्टिंग और लिस्टिंग पे आप बात ही कर रहे थे, उस पर भी थोड़ा नहीं मालूम ना अभी सरकार क्या करने वाली है, सरकार बता ही नहीं रही है ना, क्योंकि सैंक्शन कमेटी की चेयरमैन भारत है। तो ये सरकार को बताना चाहिए कि तालिबान को डीलिस्ट करेंगे या उनको टेररिस्ट ही रखेंगे। अमेरिका तो चाह रहा है कि उनके ट्रैवल रेस्ट्रिक्शंस में और ईज पैदा हो जाए, अमेरिका तो चाह रहा है। अब ये सरकार को बताना चाहिए। अभी देखिए, अभी आज का जो सेमिनार था वो मुस्लिम्स ऑफ तेलंगाना में दलित बंधु स्कीम के लाइन के ऊपर मुसलमान को भी, जो मुसलमानों में जो बिलो पॉवर्टी लाइन के 1% हाउस होल्ड है, मिनिमम 1% है, उनके लिए हमने सेमिनार किया। ये चीज़ को हम असेंबली में हमारे एमएलएज उठाएंगे, हम लोग जाके सीएम से मिलेंगे और उनसे बात भी करेंगे। सर आप हर बार फार्म लॉज पे अगेंस्ट खड़े, फार्म लॉज के, और आज भारत बंद अनाउंस किया गया है, तो उस पर आप हाँ, भारत बंद में है, भारत बंद हो रहा है। करते हैं? हाँ, भारत बंद बिल्कुल कर रहे हैं, हमारे लोग कर रहे हैं, उसमें क्या बात है, बुरी बात क्या है, बिल्कुल हो रहा है। अच्छा सर, आखिरी सवाल, उत्तर प्रदेश आप कल के 2 दिन आपका दौरा था, तो अभी जो कल के दौरे के बाद आपको ज़मीनी हकीकत क्या दिख रही है, ग्राउंड रियलिटी वहाँ पर क्या दिख रहा है? नहीं, ग्राउंड के ज़मीन पर तो एमआईएम का जोर है अच्छा खासा। हर जगह जहाँ हम जा रहे हैं आवाम बेलौस तरीके से निकल कर आ रही है, बड़ी बड़ी हज़ारों की तादाद में आ रही है। अब हमारे लिए ऑब्जेक्टिव और चैलेंज ये है कि उसको वोट में कन्वर्ट करना, तो हम उसकी कोशिश कर रहे हैं। कैंडिडेट्स की स्क्रीनिंग वगैरह शुरू कर दिया सर? अरे हर काम आपके सामने क्यों बोलेंगे, जितना बोलना है उतना बोलेंगे, जितना नहीं बोलना है नहीं बोलेंगे। सर मौर्य जी भी अब्बा जान के बारे में कमेंट्स, हाँ, मौर्य जी से भी जब पूछा गया था अब्बा जान के बारे में कमेंट्स, वो भी मना कर रहे थे, तो आप मतलब उसी अब्बा जान के कौन पॉलिटिक्स की रहा है, कौन जो मौर्य डिप्टी चीफ मिनिस्टर, क्या बोले वो बोल रहे कि नहीं अब्बा जान मतलब उस बात पे नहीं, हम तो विकास पे लड़ेंगे चुनाव। कौन सा विकास पर लड़ेंगे? 33 लाख यूपी के नौजवान बेरोज़गार हैं, अनएम्प्लॉयमेंट पोर्टल पे उनका नाम है। मैं इलाहाबाद से लखनऊ गाड़ी में आया, कौन सा विकास है? रोड पे खड्डे हैं और हर जगह, हर 20 कदम की रोड पर आप देखेंगे गाड़ी चल ही नहीं सकती, क्योंकि पूरा कैटल बैठा हुआ है। कौन सा विकास की बात कर रहे हैं आप, जहाँ पर 75 में से 51 ज़िलों में बच्चों की पैदाइश जो होती है स्टंटिंग होती है? कौन से विकास की बात कर रहे हैं कि 9 लाख अगर भारत में एक्यूट मैल नरिश चिल्ड्रन है तो 4 लाख यूपी में है? कौन से विकास की बात कर रहे हैं कि गंगा के ऊपर लाशें तीर रही थी कोविड के सेकेंड वेव में? कौन सा विकास के कानपुर में 75 टन ऑक्सीजन की ज़रूरत थी तो आपने खाली 17-18 टन दिए? कौन से विकास की बात कर रहे हैं जहां पर मज़हब के नाम पर मॉब लिंच किया जाता है? तो कोई विकास नहीं है वहां पर। ठीक है सर, थैंक यू।